नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। क्लास आज लेट है क्योंकि सीपीयू में लगे हुए थे तो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपकी पूरे 1 घंटे की क्लास कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास हम लोग ये कर लेंगे, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना। सभी को नमस्कार, राधे 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 भैया। तो आप लोग आ जाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से, सॉरी, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। मैं पूरी ही क्लास कराऊंगा, एक्स्ट्रा हम लोग कर लेंगे क्योंकि 1 बजे के बाद किसी की कोई क्लास है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की, और मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करूंगा। यहाँ पर जो भी आपके देखिए मूल अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो समय आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि मैं आज पीपीटी से पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम बात करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की। अब बात करेंगे मूल अधिकार है क्या, मूल अधिकार होते क्या हैं। तो ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं वो मूल अधिकार होंगे। जैसे हम भारत के रहने वाले लोग हैं, तो जैसे हम भारत में जन्म लेते हैं तो भारत में जो अधिकार हमें जन्म से मिल जाते हैं वो हमारे मूल अधिकार हो जाते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है? तो संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों का वर्णन करता है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों का जिक्र करता है, और मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। एक क्वेश्चन आता है कि सर किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार, इसका मतलब होता है अधिकार। मैग्ना कार्टा यहाँ पर अधिकार कह सकते हैं। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग को कहेंगे? तो भाग या पार्ट 3 को कहेंगे। इसे पार्ट 3 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पार्ट 3। ठीक है। अनुच्छेद, आर्टिकल्स अगर बात कर लें कि सर कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर होता है, डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। कि सर ये बताइए मूल अधिकारों का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है, हम इस हेडिंग को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटेन का एक राजा हुआ करता था, ब्रिटेन का एक राजा हुआ करता था। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से लिए गए, ये तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? अमेरिका से इंस्पायर्ड हैं। आगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कहाँ से इंस्पायर्ड हैं ये। तो ये इंस्पायर्ड हैं बेटा यूएसए से। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों का विकास। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है भारत में, तो हम बाद में चलेंगे लेकिन सबसे पहले विश्व में चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? विश्व में, वर्ल्ड में चलते हैं। कि सर दस्तावेज, पहला जो रिटन डॉक्यूमेंट था, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट बेटा किसने पेश किया था? जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है 1215 में ब्रिटेन के राजा ने, जिसका नाम था सर जॉन, राजा सर जॉन। इस सर जॉन ने एक लिखित दस्तावेज पेश किया, रिटर्न डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। तो विश्व में मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे विश्व में मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर हुआ था? मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर होता है? तो अधिकारों का विकास कहाँ पर होता है? तो आप बता देना सर। मूल अधिकारों का विकास बेटा कहाँ पर होता है? ब्रिटेन में होता है। कहाँ पर होता है? ब्रिटेन में। क्योंकि ब्रिटेन में ही 1215 में सर जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया, जिसे मूल अधिकारों का पहला दस्तावेज माना गया। क्या माना गया? पहला दस्तावेज माना जाता है। तो आप कहीं लिख लिख कर पढ़ाऊं, यही चीज तो मैं लिखूंगा बोर्ड पर, ये यहां पर हो जाएगी। तो समय थोड़ा सा आज कम है इसलिए पीडीएफ से पढ़ना है, वरना मैं डेली ही आप लोगों को यहां पर लिख कर पढ़ाता हूं। ठीक है, लिख कर पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं सारी चीजें कराऊंगा आप लोगों को। तो आप कहेंगे सर मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1215 में हुआ। किसने किया था? तो राजा जॉन ने, जिसको राजा सर जॉन के नाम से हम जानते हैं, इसके द्वारा विकास किया जाता है। अब इसने ही दूसरा सेकंड डॉक्यूमेंट कब पेश कर दिया? यहां पर अगर बात करते हैं कि ब्रिटेन में दूसरा दस्तावेज
सेकंड दस्तावेज कब आता है, सेकंड दस्तावेज कब आता है, सेकंड डॉक्यूमेंट कब आता है, सेकंड डॉक्यूमेंट कब आता है, तो आप कहेंगे सर सेकंड डॉक्यूमेंट कब आता है, तो बेटा 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट कहा गया। क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स कहा गया। ठीक है जी, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है कि सर बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन में कब आया था, तो 1689 में। कब आया? 1689 में। कहां पर? ब्रिटेन में। सिंपल है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ने हैं। राइटिंग से लिख लिख कर ज्यादा समझ में आता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो प्रॉपर आ रही होगी, कभी तो कहते हो तेज आती है। मैं लिख कर ही पढ़ा दूंगा, कल मैं लिखकर ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। 1689 में बिल ऑफ राइट कहां पर पेश किया गया था, तो आप कहेंगे ब्रिटेन में। मूल अधिकारों का दूसरा दस्तावेज कब पेश किया गया था, सेकंड डॉक्यूमेंट कब प्रेजेंट किया गया था, 1689 में। कहां पर? ब्रिटेन में। कि सर इसका विकास, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहां हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। कब हुआ है? 1215 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? सर जॉन के द्वारा हुआ। ये कौन था? ये ब्रिटेन का राजा था। कौन था? ये ब्रिटेन का राजा था। अब ऐसे पढ़ना हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। आज सीपीओ के एग्जाम में पूछा है कि भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे? मूल अधिकारों से। कि सर मूल अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में, तो 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35 तक। ठीक है। किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं, तो पार्ट 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों का विकास बेटा कहां पर होता है, तो आप कहेंगे विश्व में मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में होता है, जहां पर 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन ने एक लिखित दस्तावेज पेश किया था मूल अधिकारों से संबंधित। अब बात करेंगे दूसरा दस्तावेज, सेकंड डॉक्यूमेंट कब पेश किया है, तो 1689 में पेश कर दिया, जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं, जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं। ठीक है भैया, समझ गए आप लोग यहां पर सारी चीजें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि सेकंड डॉक्यूमेंट कब आता है, तो आप कहेंगे सर सेकंड डॉक्यूमेंट आता है 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट के नाम से पेश किया गया। अब भारत में मूल अधिकार कहां से लिए हैं, तो भारत में मूल अधिकारों को हम कहां से इंस्पायर्ड होकर ले रहे हैं, तो आप कहेंगे सर भारत में मूल अधिकार अगर मैं चर्चा करूं तो आप लोग कह सकते हैं सर भारत में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो भारत में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका का संविधान कब बना है, अमेरिका का संविधान कब बना है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका का संविधान कब बना, तो यह बना है 1787 में। अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ है, तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ है 1789 में। लेकिन अमेरिका के इसमें मूल अधिकार कब शामिल हुए थे, मूल अधिकार अमेरिका में कब शामिल हो गए, क्योंकि अमेरिका के मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार नहीं थे, फंडामेंटल राइट नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1791 में। तो आप कहेंगे सर अमेरिका का संविधान कब बना था, 1787 में। कि सर अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ, 1789 में। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए हैं, तो आप कहेंगे सर 1791 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1791 में जोड़े जाते हैं। क्या किया जाता है? 1791 में जोड़े जाते हैं। हाँ जी, लिख रहे हैं आप लोग यहां पर, लिख रहे हैं। अब बात करेंगे सर संविधान, भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहते हैं, 12 से 35 तक है। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे, भारत के मूल संविधान में 7 अनुच्छेद थे। कितने? 7 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने? 6। कि सर 7 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप कहोगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर वर्तमान में 6 हैं। क्यों है 6? क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31 को समाप्त करके संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में डाल दिया। 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को शामिल कर दिया और उसे एक लीगल राइट बना दिया, एक वैधानिक राइट बना दिया। ठीक है, चलिए क्या बना दिया? वैधानिक राइट बना दिया।
तो हम बात कर रहे हैं सर कि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था जो 19(1)(f) और 31 में आता था को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसे बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके द्वारा क्या कर दिया गया? इसके द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। और संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार बेटा किसमें? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को किसमें डाल दिया? तो संपत्ति के अधिकार को 300 का में डाल दिया, अधिकार को 300 का में डाल दिया। राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आप कहेंगे सर राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने किस में डाल दिया है? राइट टू प्रॉपर्टी को। तो आप कहेंगे सर ये लीगल राइट बना दिया है। क्या बना दिया है? लीगल राइट बना दिया है। इसको वैधानिक अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है? वैधानिक अधिकार बना दिया है। लीगल राइट या वैधानिक या कानूनन अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बनाया है। कि सर कौन सा आर्टिकल है जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया? तो वो आर्टिकल होगा 300 का। 300A भी लिख सकते हैं इसको, 300A इसको लिख सकते हैं, जो कि संविधान के भाग 12 या पार्ट 12 में जोड़ा गया है। किसमें? पार्ट 12 में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, तो अब इसे निकाल कर क्या बना दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। यानी कि माता पिता के एक बच्चा कह रहा है यार आराम से चल, पागल है क्या? ओहो ओहो, बड़ी समस्या है इनके साथ, बड़ी समस्या है इनके साथ। चलो मैं लिखकर ही पढ़ाता हूं, क्योंकि आप जो है ना पढ़ पाओगे, और मैं लिखकर ही पढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना ही वो है, आपको स्मार्टली काम नहीं कर। मैं लिखकर ही पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है? लिखकर ही पढ़ाता हूं, आप परेशान मत हो, आप बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि आप महाज्ञानी आदमी हो, आपको तमीज तक तो है नहीं बात करने की। तमीज है आपको बात करने की? आप बड़े भाई से ऐसी बात करते हो, ऐसी बात करते हो आप? पहले तहजीब सीखो, तमीज सीखो, किससे कैसे बात की जाती है। विशाल यादव, ठीक है? मैं चाहूं तो आपका कोर्स भी डीएक्टिवेट यहां से करा सकता हूं और मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं आपका केवल एक स्क्रीनशॉट यहां पर लूंगा और आपका कोर्स डीएक्टिवेट करा दूंगा। जीवन में कोर्स एक्टिवेट नहीं होगा आपका, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप छोटे हैं, आप शैतान हैं, आप शैतान हैं, आप छोटे भाई हैं मेरे, आप शैतानी कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ा भाई होने के नाते बड़ा दिल रखता हूं, और आपको फिर से मैं यही कहूंगा कि समझने का प्रयास करो, ठीक है भैया? समझ गए आप? चलो भाई मैं लिखकर पढ़ाता हूं, छोड़ो। मैं तो सोच रहा था कि आपको पढ़ा देता हूं अच्छे से, मैं तो पढ़ा देता हूं, लेकिन आपने माना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहा। चलो भैया लिख लिख कर पढ़ लेते हैं। ये तो पढ़ ही लिया हमने, इसको तो आप लोग नोट कर लेना। जहां से हमने पढ़ लिया उसको तो आप लोग नोट कर लेना। आगे मैं ये लिखना चाहूंगा तो इसमें भी समय लगेगा, इसको भी आप लोग यहां से नोट कर लो कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखना कि राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आता है? तो 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में आता है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 26 से लेकर, यहां पर अगर मैं बात करूं ये 25 से लेकर होगा, ये भाई साहब ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 25 से 28 तक होता है। और सांस्कृतिक अगर मैं बात करूं तो ये 29-30 में आता है। और ये बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अनुच्छेद 32 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है, ठीक है जी? यहां पर आप लोग पढ़ लेना। अब मैं लिखकर पढ़ा देता हूं, अब मैं आप लोगों को लिखकर पढ़ा देता हूं, बस इसको लिख लीजिए, मैं आगे लिखकर पढ़ाता हूं, ठीक है? हाँ मैं लिख कर पढ़ाता हूं। चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप बस लिख लीजिए, फिर मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूं आपको। समझ गए आप लोग? चलिए तो हम बात करेंगे बेटा, यहां तक तो आप लोग लिख लेना, क्योंकि 6 ये बचे हुए हैं। बाकी तो बेटा 7 थे, एक हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को।
जो कि अनुच्छेद 31 में आता था, क्योंकि यहां पर आपको अनुच्छेद 31 के बाद डायरेक्ट 32 दिख रहा होगा, क्योंकि वो 31वां संविधान संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा हटा दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया आर्टिकल 14 की। पहले तो हम लोग आर्टिकल 12 की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। इसमें किसको परिभाषित किया गया? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहां पर किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। आप कहेंगे सर किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। ठीक है जी, किसकी परिभाषा हो जाएगी? यहां पर राज्य की परिभाषा हो जाएगी। कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है? तो आप कहेंगे सर डेफिनीशन। डेफिनीशन अगर पूछ लिया जाए कि सर डेफिनीशन किसकी दी गई है, डेफिनीशन किसकी यहां पर है? डेफिनीशन ऑफ स्टेट कि सर राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में। किस में दी गई है? अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है जी, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है कि सर राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य कैसे बनता है? तो इसमें भारत सरकार का जिक्र किया गया है। भारत सरकार का जिक्र यहां पर कर लिया। भारत सरकार जिसे इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट यहां पर बोलेंगे तो आप कहेंगे सर इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इसमें शामिल होगी। इसमें भैया संसद शामिल होगी। इसमें संसद यानी कि पार्लियामेंट को भी शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? इसमें पार्लियामेंट को भी शामिल किया जाएगा। तो यहां पर पार्लियामेंट हो जाएगी। यहां पर राज्य सरकार हो जाएगी। क्या होगी? राज्य सरकार को भी इसमें शामिल किया गया है। राज्य में राज्य सरकार जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे तो आप कहेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। यहां पर राज्य विधानमंडल होगा। क्या शामिल होगा? राज्य विधानमंडल शामिल होगा। भी समझा दूंगा, लिख देता हूं क्योंकि भैया आपको तो लिखना है ना। राज्य विधानमंडल, वरना आप फिर तू तड़ाक पर उतर आओगे तो मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं, है ना? क्योंकि आपको तहजीब तो है नहीं बात करने की। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे तो यहां पर आप लोग लिख लेना स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट होगा स्थानीय प्राधिकरण। कौन से बेटा? स्थानीय स्थानीय प्राधिकरण। अभी समझा दूंगा इनको। लोकल अथॉरिटीज। क्या हो जाएंगी ये? लोकल अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनको पढ़ोगे। लोकल अथॉरिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे अथॉरिटीज। ठीक है कि सर लोकल अथॉरिटीज यहां पर शामिल हो जाएंगी। और भैया यहां पर अन्य प्राधिकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अन्य प्राधिकरण हो जाएंगे। अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण यहां पर हम बात करें अन्य प्राधिकरण, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अदर अथॉरिटीज। ठीक है, अब इसमें समझना कि सर भाषा क्या कहती है। ये भाषा क्या कहती है? अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कैसे की गई है कि राज्य जो हमारा नेशन है, राज्य यहाँ कोई स्टेट नहीं है, राज्य यहाँ पर हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया है। हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें भारत सरकार शामिल कर ली, संसद शामिल कर ली, पार्लियामेंट शामिल कर ली, राज्य सरकार शामिल कर ली, स्टेट गवर्नमेंट इसमें शामिल कर ली, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर शामिल कर लिए, स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटीज इसमें शामिल कर ली, अन्य प्राधिकरण भी इसमें शामिल कर लिए। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए अब यही अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाता आपको, अगर मैं पीडीएफ से ये चीज पढ़ा देता तो इसमें सिर्फ यही चीज लिखी है, वही चीज मैंने लिखी है और वही चीज यहां पर लिखी हुई थी कि राज्य शब्द की परिभाषा थी। और राज्य शब्द में यहां पर हमने क्या पढ़ा था? भारत सरकार था, संसद थी, राज्य सरकार थी, राज्य विधानमंडल था। इसको लेजिस्लेचर पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? लेजिस्लेचर पढ़ लेना। ठीक है जी, इसको लेजिस्लेचर आप लोग पढ़ लेंगे। स्थानीय निकाय लोकल अथॉरिटीज, अन्य निकाय अदर अथॉरिटीज। क्या मैंने चेंज कर दिया? क्या मैंने चेंज कर दिया? बताओ।
क्या चेंज कर दिया मैंने? कुछ भी चेंज नहीं किया था। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने पढ़ना था। अब बात करेंगे सर अनुच्छेद 13 की। मैं पीडीएफ से ही पढ़ाता हूं, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो चला जाए, बाद में देख लेगा। ठीक है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। किससे? कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। यदि राज्य ऐसा कानून बनाता, राज्य मतलब यहां पर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। राज्य या स्टेट में यहां पर किसी विशेष यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, इनको नहीं बोल रहा हूं। यहां मैं राज्य या स्टेट में नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किसको? हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कि अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य यानी कि नेशन, याद रखना मैं यहां पर इसे नेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नेशन। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि राज्य कोई कानून बनाता है तो मेरा मूल अधिकार अगर ब्रेक होता है तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम कर रहे हैं कि सर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 13 है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है, यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है, कानून का मतलब होता है लॉ, कानून या लॉ बनाता है जिससे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, समझ गए? बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। यदि राज्य ने ऐसा कोई कानून बना दिया जिससे मेरे फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहे हैं तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मेरा मूल अधिकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है जी, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब आगे बात करते हैं। इतना तो आपने लिख ही लिया होगा, ये तो मैंने लिखवाई दिए। यहां पर आते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। समानता के अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 दो देशों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 14 को दो देशों से मिलकर बनाया गया है। किस किस से मिलकर बना दिया बेटा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14, जैसे विधि के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको हमने कहां से लिया है? इसको हमने कहां से लिया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर विधि के समक्ष समानता, ये हमने कहां से लिया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से? ये ब्रिटेन से लिया है। और समान संरक्षण, ये हमने इक्वल प्रोटेक्शन, कि सर ये इक्वल प्रोटेक्शन हमने कहां से ली है? इसको अगर मैं बात करूं, समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने यूएसए से लिया है। कहां से? यूएसए के संविधान से लिया है। अब समझना, अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि बेटा यहां पर कि सभी लोग समान होंगे कानून की नजरों में, चाहे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कोई भी है, XYZ एनीबडी, वो सभी राष्ट्रपति की नजरों में समान होंगे। कौन होंगे जी? वो राष्ट्रपति की नजरों में समान होंगे। ठीक है, कि सर जो भी
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस, पीसीएस, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो सब क्या होंगे, वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो कानून की नजरों में समान होंगे। सभी को समान कानून मिलेगा और कानून का समान संरक्षण मिलेगा। कि अनुच्छेद 14 ब्रिटेन से और यूएसए से लेकर बनाया गया है। लेकिन अब हमने पढ़ा कि सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, ये बेटा अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है बेटा, अनुच्छेद 14 का। क्योंकि 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए। क्या विशेष अधिकार होंगे, तो बेटा जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं, इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं रजिस्टर होगा। इनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब तक ये पद पर हैं तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में लिखा है कि संसद, जो संसद सदस्य हैं या सांसद जिन्हें हम कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। एमएलए, एमएलसी, एमएलए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 194 किससे संबंधित है, एमएलए और एमएलसी से। कि भैया विधायकों और सांसदों को जब सत्र चलता है, बैठक होती है, तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए बैठक हो गई, और बैठक कौन सी, जैसे कि कोई भी सत्र चल रहा है, जैसे मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी एमएलए एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कि भैया अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो लिया यूएसए से। इक्वलिटी बिफोर लॉ अब ब्रिटेन से। अब ये कहता है कि सभी लोग एक समान होंगे, लेकिन अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार है। जब तक ये पद पर हैं, इन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही इनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया जाएगा, कोई एफआईआर इनके खिलाफ नहीं होगी। अनुच्छेद 105 कहता है कि जो सांसद सदस्य हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको विशेष अधिकार मिले हैं, स्पेशल राइट्स मिले हैं। विशेष अधिकार की स्पेलिंग यहां पर है स्पेशल राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी सत्र चल रहा हो, कोई भी सेशन चल रहा हो, चाहे वो मॉनसून सत्र हो, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो बेटा ग्रीष्मकालीन हो, ऐसी स्थिति में, शीतकालीन, ऐसी स्थिति में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी विधायक या सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक समझ गए आप। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। यहां तक तो आपने समझ ही लिया होगा। आई होप ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। बताइए जिसने नहीं समझी हैं, बताइए। चलिए, लिख लिया यहां तक। भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। लिख लिया था ये सारी चीजें आपने। चलिए, अब बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 14 की लेकर, अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं, एक मामला था कि सर अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। कि सर अनुच्छेद 14 को क्या कहा गया, नैसर्गिक
आप कहेंगे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा गया है। क्या कहा गया है? सिद्धांत कहा गया है। प्रिंसिपल, इसको क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल। आप लोग कहेंगे सर इसको क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या लिखा है बेटा? नेचुरल जस्टिस। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 को। कौन से मामले में कहा गया था? कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? कौन से केस में अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा था? तो आप कह देना कि सर एक मामला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट या भारत संघ। कौन सा बेटा? तो यहां पर हम कहेंगे सर भारत सरकार या संघ सरकार। ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं संघ सरकार। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट। क्या लिख सकते हैं इसको? यूनियन गवर्नमेंट लिख सकते हैं। यह मामला था 1980 का। कौन सा मामला था? 1980 का। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा भैया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ठीक है जी, यहां आपने पढ़ा। चलिए अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 15 पर। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? जब आप शांत दिमाग में बैठे हो ना, उसके बाद देखना, उसके बाद आप लोग पढ़ना। ठीक है। एमएलए एमपी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी। चलिए, यहां पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया। यहां पर तो कोई समस्या नहीं आई, यहां पर कोई समस्या नहीं आती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, उसके धर्म, उसके वंश, उसके जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं की जाएगी। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए लिख लेंगे, आप लोग यहां पर लिख लेंगे। हालांकि यही चीज तो मैंने यहां पर लिखी थी। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बस यही चीज थी। और अनुच्छेद 15 में भी यही चीज है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, लिंग, धर्म, रिलीजियन, वंश, डायनेस्टी, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे वो निम्न जाति का है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, तो याद रखना कि भैया किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। विशाल यादव कहां हो भाई? आपके कमेंट नहीं दिख रहे। बस वही गाली देने आए थे, आप दे के निकल लिए। दिल पे लग गई आपकी बात। वैसे आप तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मैं देखता हूं डेली आपके कमेंट बहुत अच्छे आते थे। आज क्या हुआ आपको जो आप ऐसी असभ्यता वाली बातें करके चले गए? मेरे दिमाग से वो चीज नहीं निकल रही कि आप इतना बदतमीजी क्यों कर गए। नहीं समझ में आया। कोई पर्टिकुलर रीजन था या किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल गए? कहीं ऐसा तो नहीं था कि लड़ाई किसी और से हुई थी, गुस्सा आप मेरे ऊपर निकाल गए? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि लड़ाई किसी और से थी और आप गुस्सा मेरे ऊपर निकाल के चले गए हैं। चलिए, बड़े भाई होने के नाते आपका ये गुस्सा भी हम सह लेते हैं, आपका, क्योंकि भाई आपने हमें प्यार किया है। हमने अपना गुरु तो खैर को छोड़ दो, बड़ा भाई मान लो, बड़ा भाई माना है तो हम उसको भी आपके साथ एक बड़े भाई होने के नाते यही कहेंगे, कभी भी माँ बाप का अपमान मत करना, गुरु का अपमान मत करना। समझ गए?
चलिए, हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें तो मैं आपको करा ही रहा हूं, नॉर्मल है, लिख लो इसको आप लोग। ये तो वैसे भी आपको याद ही होगा, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15 खंड 2। अनुच्छेद 15 खंड 2 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि भैया उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क, यानी कि जो पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम पब्लिक पार्क कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? पब्लिक पार्क कह सकते हैं, उसमें प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मान लीजिए मैं नीची जाति का हूं, मैं दलित हूं, मैं उच्च जाति का हूं, मैं निम्न जाति का हूं, मेरा जन्म स्थान क्या है, मेरा बर्थ कहां हुआ है, इस आधार पर मुझे किसी कुएं से, किसी तालाब में, किसी होटल पर, किसी पार्क में जाने से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। नहीं लिख पाए थे? लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो यार, आप बहुत समय लेते हो लिखने में, बहुत समय लेते हो लिखने में, लिख लो जल्दी से। चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे कि सर 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति, उपरोक्त आधार का मतलब समझ में आया आपको? उपरोक्त आधार का मतलब है कि जाति, लिंग, रिलीजियन, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, इन आधारों पर तालाब, कुआं, होटल, सार्वजनिक पार्क वगैरह में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 15 खंड 3 कहता है, अनुच्छेद 15 खंड 3 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि किसी राज्य को अधिकार है, क्या अधिकार दिया गया है? कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, क्या आया था? वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था। क्या आया था बेटा? वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? प्रोटेक्शन एक्ट अगर मैं बात करूं तो 2005 में आया था। कौन से आर्टिकल के तहत लाया गया था? तो अनुच्छेद 15 खंड 3 में यह कहा कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों को स्पेशल प्रोविजन दे सकता है। और अनुच्छेद 15 खंड 6 क्या कहता है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग होंगे, उन्हें 10% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। कि सर जी ये बता दो कि भैया 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, 15 खंड 6, 16 खंड 6। 16 खंड 6 सरकारी नौकरियों को लेकर है और 15 खंड 6 ये शैक्षणिक संस्थानों को लेकर है। किसको? शैक्षणिक संस्थानों को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले होंगे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के होंगे, गरीब होंगे, जो सामान्य जाति के हों, किसी भी जाति के हों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो जर्नल के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। उसके द्वारा आर्टिकल 15 खंड 6 जोड़ा, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक संस्थानों पर, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय वगैरह हो गए। ठीक है जी, समझ गए यहां तक? समझ गए ये वाला? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भैया।
दूसरी क्लास है अभी, मेरी तो क्लास अभी कितने 45 मिनट की क्लास हुई है, कैसे छोड़ दूं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए यहां तक आप लोग इसको लिखिए, आराम से पढ़िए, महत्वपूर्ण तरीके से, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, लिख लिया हो तो बेटा थम कर देना, लिख लिया हो तो थम कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या दिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है कि लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर इसकी बात मैं करता तो आप कहेंगे सर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको ऐसे लिख लो। इसमें लिखा है सरकारी नौकरी में समानता, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो सभी सरकारी नौकरी में समानता उनको मिलेगी। लेकिन आप कहोगे सर आरक्षण भी तो दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, आरक्षण मिल जाता है बेटा 16 खंड 4 में। 16 खंड 4 कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। 16 खंड 4 ये कहता है, अभी हमने पढ़ा था 16 में कि कोई भी चाहे जर्नल है, चाहे कोई ओबीसी है, चाहे एससी एसटी है, वो सभी सरकारी नौकरी के भागीदार हैं बराबरी के। लेकिन 16 खंड 4 कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। यहां पर एक आर्टिकल जोड़ा गया 16 खंड 6, इसे भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के 10% का आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। और यहां कहां था, यहां लिखा था कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा 15 खंड 5 में या 15 खंड 6 में। तो 15 खंड 6 में सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, वहां पर 10% का आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस वालों को। 16 खंड 6 कहता है कि सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि स्पष्टता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। किसका, छुआछूत का अंत, कि भैया किसी के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी, दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जो कि 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया। इतना ही पढ़ते हैं आज, इतना ही पढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। हालांकि मैं कहूंगा कि आज आप लोग जो है ना, तो कुछ बच्चों को तो, कुछ को क्या, बहुत को कम समझ में आया होगा। रीजन क्या था, आप लोगों ने क्लास डिस्टर्ब कर दी पहले ही, और उसमें मैंने हाथ से भी लिखकर पढ़ाया, फिर पीडीएफ से पढ़ाया। कल आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ से या हाथ से, जिसका ज्यादा होगा वो मुझे बताना, जिसकी मेजॉरिटी होगी वैसे ही करेंगे। पीडीएफ वाले केवल थंब कर दें, और जो पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते वो आंख गुस्सा दिखा दें। पीडीएफ से जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो गुस्सा करके दिखा दें, और जो चाहते हैं पीडीएफ से पढ़ा दो वो थंब करके बता दें। चलिए चलिए, तो सभी को धन्यवाद। मेजॉरिटी पीडीएफ की तरफ जा रही है तो पीडीएफ से पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों।